स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। राइजिंग एबव द हीट स्ट्रेंथनिंग विमेंस रेजिलिएशन टू हीट स्ट्रेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ए. विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बी. विश्व बैंक, सी. एशियाई विकास बैंक, डी. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एशियाई विकास बैंक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राइजिंग एबव द हीट स्ट्रेंथनिंग विमेंस रेजिलिएशन टू हीट स्ट्रेस रिपोर्ट। एशियाई विकास बैंक ने राइजिंग एबव द हीट स्ट्रेंथनिंग विमेंस रेजिलिएशन टू हीट स्ट्रेस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं पर हीट स्ट्रेस के प्रभाव को समझने और उसका समाधान करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य बढ़ते तापमान के कारण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना तथा उनकी सहनशीलता बढ़ाने हेतु रणनीतियां एवं समाधान प्रस्तावित करना है। इसमें स्वास्थ्य, आर्थिक एवं सामाजिक आयामों की जांच करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं गर्मी से होने वाले तनाव के बढ़ते खतरे से निपट सकें और उसके अनुकूल बन सकें। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे केंद्र और सभी राज्यों द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाएगा। 2. पीएम श्री स्कूलों का प्रबंधन केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। 3. यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को दर्शाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे केंद्र और राज्यों द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है। 11 पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों को छोड़कर जिन्हें लागत का केवल 10% वहन करना होता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, स्थानीय निकायों के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रबंधित 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करना है, अतः कथन 2 सही नहीं है। पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करते हैं और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरे हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अदन की खाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अरब प्रायद्वीप और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच स्थित है। 2. यह होर्मुज जलभूमध्य के माध्यम से लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अदन की खाड़ी यह अरब प्रायद्वीप और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच स्थित है, अतः कथन 1 सही है। यह लाल सागर को बाब अल मंडेब जलभूमध्य के माध्यम से अरब सागर से जोड़ता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह स्वेज नहर के नौवहन मार्ग का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लाल सागर और भूमध्य सागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भोजशाला मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मूल रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित देवी सरस्वती का मंदिर था। 2. इसका निर्माण परमार राजा भोज ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भोजशाला मंदिर यह मूल रूप से धार मध्य प्रदेश में स्थित देवी सरस्वती का मंदिर था, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका निर्माण परमार राजा भोज ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था, अतः कथन 2 सही है। इस मंदिर को धारा नगरी के 84 चौराहों का आभूषण कहा जाता है। मतों के अनुसार कला और साहित्य के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध राजा भोज ने एक स्कूल की स्थापना की थी जिसे अब भोजशाला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भुगतान बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. इसकी स्थापना नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों पर की गई थी। बी. जमा के रूप में प्राप्त धन को केवल वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। सी. यह बचत और चालू खातों के रूप में मांग जमा स्वीकार कर सकता है। डी. वे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत पंजीकृत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भुगतान बैंक
नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर भुगतान बैंकों की स्थापना की गई थी ताकि न्यूनतम ऋण जोखिम के साथ छोटे पैमाने पर कम किया जा सके। जमा के रूप में प्राप्त धनराशि को केवल वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। वे 2 लाख रुपए तक जमा स्वीकार कर सकते हैं। यह बचत और चालू खातों के रूप में मांग जमा स्वीकार कर सकता है। वे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, आरबीआई अधिनियम 1934, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 तथा भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 सहित विभिन्न कानूनों द्वारा शासित हैं, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बच्चे को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। 2, यह किशोर न्याय बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है। 3, जेजेबी किसी व्यक्ति को वयस्क के रूप में सुनवाई के लिए बाल न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है, बशर्ते उस पर जघन्य अपराध करने का आरोप हो। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2(12) के तहत एक बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अधिनियम की धारा 4 किशोर न्याय बोर्ड के गठन का प्रावधान करती है, अतः कथन 2 सही है। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार यदि 16 से 18 वर्ष की आयु की किसी व्यक्ति पर जघन्य अपराध का आरोप लगाया जाता है तो जेजेबी प्रारंभिक मूल्यांकन करता है और मामले को सुनवाई के लिए बाल न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बीच संबंध को दर्शाता है। 2, इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल है। 3, यह विदेशों से आयातित वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलावों को दर्शाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक। जीडीपी अपस्फीति कारक नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच संबंध को दर्शाता है। यह किसी अर्थव्यवस्था द्वारा किसी विशेष वर्ष में वर्तमान कीमतों पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य एवं आधार वर्ष के दौरान प्रचलित कीमतों के बीच का अनुपात है, अतः कथन 1 सही है। इसमें दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। चूंकि यह घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है, इसलिए यह पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी विदेशों से आयातित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को नहीं मापता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र में रिसाव की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, घरेलू निवेश में वृद्धि, बी, सरकारी खर्च में कमी, सी, अर्थव्यवस्था से धन का बहिर्गमन, घरेलू खर्च के लिए धन में कमी, डी, घरेलू बाजार से विदेशी पूंजी का बहिर्गमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रिसाव यह एक आर्थिक शब्द है जो आय के चक्राकार प्रवाह मॉडल के संदर्भ में अर्थव्यवस्था से बाहर निकलने वाली पूंजी या आय का वर्णन करता है। रिसाव से उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद एवं विनिर्माण हेतु उपलब्ध धन में कमी आती है। आयातित वस्तुओं को कभी कभी रिसाव का स्रोत कहा जाता है क्योंकि वे एक देश में अर्जित आय को दूसरे देश में स्थानांतरित करने का प्रभाव डाल सकती हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ए, चंद्र के उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक ब्लैक स्पॉट, बी, प्रशांत महासागर में स्थित एक बृहद जलमग्न खाई, सी, अटलांटिक महासागर में शांत समुद्रों का क्षेत्र, डी, अंटार्कटिका में खोजी गई नई झील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्र के उत्तरी गोलार्ध के प्रत्यक्ष भाग पर स्थित एक अंधकारमय वृहद क्षेत्र है। यह ट्रैंक्विलिटिस बेसिन में स्थित है। इस क्षेत्र को समुद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय के खगोलविदों के अनुसार उन्होंने चंद्र पर महासागर और समुद्र देखे हैं, अतः विकल्प ए सही है।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1948 के अरब इजरायल युद्ध के पश्चात की गई थी। 2. यह लगभग पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्त पोषित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी, इसकी स्थापना वर्ष 1948 के अरब इजरायल युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1949 में की गई थी, अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य 1948 के अरब इजरायल संघर्ष के कारण विस्थापित हुए फिलिस्तीनी शरणार्थियों और उनके परिवारों को सहायता तथा सुरक्षा प्रदान करना है। इसका संचालन गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन जैसे क्षेत्रों में है। यह लगभग पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्त पोषित है, अतः कथन 2 सही है। UNRWA को प्रदत्त भारत की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त यह एजेंसी के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए औषधियां भी उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक व्यापार के संदर्भ में चाइना +1 की रणनीति में मुख्य रूप से क्या शामिल है? ए. चीन को विश्व के अग्रणी निर्यातक के रूप में प्रतिस्थापित करना। बी. चीन से परे विनिर्माण और सोर्सिंग में विविधता लाना। सी. अपने प्रतिद्वंदी देशों में निवेश करके चीन की तकनीकी प्रतिस्पर्धा को कम करना। डी. विकासशील देशों में चीनी निवेश को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चाइना +1 रणनीति, यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें कंपनियां सिर्फ चीन में निवेश करने से बचती हैं और अपने कारोबार को वैकल्पिक गंतव्यों तक पहुंचाती हैं। यह रणनीति वर्ष 2013 में चीन पर वैश्विक निर्भरता की चिंताओं के कारण उभरी थी और व्यापार तनाव, कोविड-19 व्यवधानों एवं बढ़ती श्रम लागत के कारण इसने बल प्राप्त किया है। वियतनाम और भारत सहित नए बाजार चीन के बेहतरीन विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन बच्चों की जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है? ए. विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, सी. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, डी. बाल अंतर्राष्ट्रीय। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।